नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी लाल पान की बेगम, जो पहले भाग में आधी कहानी को हम पढ़ चुके हैं, अब इस वीडियो में हम कहानी को पूरा करेंगे। ठीक है, ये भाग 2 है। कहानी बहुत बड़ी होने की वजह से हम इस कहानी को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले कहानी में हम आधी कहानी पढ़ चुके थे, अब इस वीडियो में अंत तक पूरी कहानी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी यूजीसी एनटीए नेट की तरफ से जो जेआरएफ और नेट, महाराष्ट्र सेट और कर्नाटक सेट के लिए जो सिलेबस में रखा गया है कहानियाँ जो एनटीए की तरफ से, उन कहानियों को हम पहले पढ़ेंगे, बाद में उसकी समीक्षा और उसके जो पात्र है, उस कहानी की जो विशेषता है, उस पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा कर लूँगी मेरे क्लास में, और आप अच्छे से मेरे क्लास को पूरा भी कीजिएगा, पढ़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं लाल पान की बेगम इस कहानी को। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो जब तुम्हारा कलेजा स्थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसे गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्लू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जिलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हटता चले गया। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया। आँख से बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पिटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोर पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती जाएगी। सब जलते हैं उससे, हाँ भगवान। दाढ़ीदार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बातों में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास 1 घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिखदीट से बचे, तब तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए।
उत्कर्ण होकर सुनते हैं। अपनी ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, हूँ। चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना? हूँ। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। आ चंपी, भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँवों से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे से घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचका कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती, क्यों नहीं? ले धान की पंचीस रख दे। धान की बोलियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपने खेतों का है। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ पंचशीश, तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं,
मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, जाने क्या ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचा कर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ने न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है। सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या। नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांकती खांसती हुई इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यह सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंस कर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांत की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ, सभी फिर ठठाकर हंस पड़े और बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर
सुनने की चेष्टा की और हूँ, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज। पहली बार बिरजू के पापा को हो क्या गया है। गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पगहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है। आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आज जा जल्दी। बगल में झोपड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेन की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मार कर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी पुतोहू, ये चारों ही गांव में बाइस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच में होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ ने माथे की मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बाइस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी। बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी
ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैल को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों की धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी, कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यहाँ तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारे, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की दूसरी कहानी, मतलब पहली कहानी जो लाल पान की बेगम है उसे हम पढ़ चुके हैं और उसका दूसरे भागों में हम उस कहानी को पूरा कर दिया है। तो अब मैं प्रत्येक दिन, मतलब हर एक दिन पेपर 1 और पेपर 2, जो पेपर 1 हमारा जनरल है उसकी भी तैयारी आपके सामने ला रही हूँ पूरी तैयारी के साथ। और आपकी जो पेपर 1 की तैयारी है वो मैं करवा कर लूँगी, और दूसरी जो है पेपर 2 यानी हिंदी लिटरेचर की, उसकी भी तैयारी मैं करवा कर लूँगी। सुबह मेरी क्लास होंगी, उसका भी आपको टाइम टेबल और जो शेड्यूल है डेली का, उसे मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूँगी। तो आप चाहे तो मुझे लाइव भी देख सकते हैं या मेरे वीडियो बाद में भी आप देख सकते हैं ऑफलाइन जाकर, ठीक है। मेरा जो क्लास का टाइमिंग है उसे भी मैं आपके सामने आपके साथ शेयर भी करूँगी। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही है, लेकिन बहुत सा सिलेबस बाकी रह चुका है। और प्रत्येक दिन पेपर 1 और पेपर 2 के अभी हम MCQ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम मई में होने वाली है उसके तौर पर एक एक सब्जेक्ट पर जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के और जनरल पेपर के, उन दोनों के पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। मेरी तरफ से भी जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसे भी देखेंगे, और उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसे भी हम देखेंगे। तो आप बने रहेगा। और यहाँ तक फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।